नमस्कार। हम सब अनार को एक फल के तौर पे जानते हैं। स्वादिष्ट, सेहतमंद और वो माणिक जैसे लाल दाने। लेकिन आज हम इसके छिलके के नीचे छिपे एक अलग ही राज को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि आयुर्वेद की नज़र में ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक पूरी फार्मेसी है। और एक ऐसी फार्मेसी जिसमें कुछ पहेलियां भी हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में अनार, जिसे दाड़िम कहते हैं, उसकी इतनी इज्जत क्यों है। ये सफर सिर्फ तथ्यों का नहीं, बल्कि एक प्राचीन कहानी को समझने का है, जो इसके पौराणिक प्रतीकों से शुरू होकर इसकी सबसे गहरी औषधीय शक्ति तक जाती है। इसकी कहानी ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसकी इतनी सारी बीजों को देखकर हमेशा लगता है कि ये बहुतायत या समृद्धि का प्रतीक होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी कहानी प्रतीकों से ही शुरू होती है। हिंदू परंपरा में इसे भूमि देवी और भगवान गणेश दोनों से जोड़ा गया है। अच्छा, गणेश जी का तो एक नाम ही है बीजापुर फल सख्त, यानी जिसे बहुत बीजों वाला फल प्रिय हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इसके स्वभाव को दर्शाता है। और ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में भी इसे धन और उर्वरता से जोड़ा गया है। ये दिलचस्प है कि भारत में इसका इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित था? ये दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं ने भी इसमें कुछ खास देखा? नहीं, इसका महत्व लगभग सार्वभौमिक था। प्राचीन मिस्र में इसे प्रेम और उर्वरता की देवी हथोर का प्रतीक मानते थे। अच्छा। फारसी साम्राज्य में ये शांति और प्रेम का प्रतीक था। और प्राचीन ग्रीस की कहानी तो और भी गहरी है। वहां इसे मृतकों का भल कहते थे। मृतकों का भल? जी, जो पर्सेपोमी की कहानी से जुड़ा है, जहां इसके कुछ बीज खाने की वजह से उसे साल का कुछ हिस्सा अंडरवर्ल्ड में बिताना पड़ता था। मतलब हर संस्कृति ने इसके बीजों में जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा। जब हम अनार के पेड़ की बात करते हैं तो मेरे मन में हमेशा इसके चमकीले नारंगी लाल फूल आते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, और आयुर्वेद ने उस सुंदरता में भी उसका गुण देख लिया। तभी तो संस्कृत में इसका एक नाम रक्त पुष्पा है, जिसके फूल लाल हों। रक्त पुष्पा? जी, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ फूलों से नहीं है। इसकी कांटेदार लकड़ी, चिकनी गहरी भूरी छाल और सबसे बढ़कर फल के सिर पर वो मुकुट जैसी चीज। वो मुकुट, वो तो इसकी खास पहचान है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद बता रही हो कि ये फलों का राजा है। इसके इतने विशिष्ट गुणों को देखते हुए क्या प्राचीन ग्रंथों में इसे और भी खास नाम दिए गए थे? दिए क्यों नहीं गए थे? स्रोतों में इसके 32 से ज्यादा संस्कृत नामों का जिक्र है। 32 से ज्यादा? हाँ, और हर नाम एक कहानी कहता है। जैसे आपने फूलों की बात की तो नाम है रक्त पुष्पा। इसके बीजों का रंग लाल है तो नाम है रक्त बीज। कुछ किस्मों का स्वाद खट्टा होता है तो उसे कहते हैं फलमला। नाम तो और भी काव्यात्मक लगते हैं। मैंने शुकवल्लभ नाम पढ़ा, जिसका मतलब है तोतों को प्रिय। ये तो प्रकृति के बहुत गहरे अवलोकन को दिखाता है। बिल्कुल। और एक नाम है कुछ फल, जो इसके आकार की वजह से, जिसका अर्थ है स्तन के आकार का फल। ये नाम सिर्फ कविता नहीं है, ये इसके गुणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही बात है। तो चलिए अब उन ग्रंथों की बात करते हैं। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय ने दाड़िम के बारे में क्या कहा है? चरक संहिता में इसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसे हृदय महाकषाय में रखा गया है। अच्छा, हृदय यानी हृदय के लिए। तो ये सिर्फ एक पोषक फल नहीं, बल्कि इसे एक खास कार्डियोटॉनिक का दर्जा दिया गया था, अर्जुन की छाल जैसी दूसरी प्रमुख औषधियों के साथ। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं थी, इसका प्रैक्टिकल उपयोग भी बताया गया है। जैसे चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में पांडु रोग मतलब एनीमिया, उसके इलाज के लिए खास घी का जिक्र आता है, जिसे दाड़िमाद्य घृत कहते हैं। दाड़िमाद्य घृत? जी, इसके लिए एक श्लोक है, दाड़िमस्य रसात प्रस्थम पांडुरोगम विनाशयेत। इसका सार ये है कि अनार के रस से सिद्ध किया गया ये घी पांडुरोग का नाश करता है। और सुश्रुत संहिता, जिसे सर्जरी का ग्रंथ माना जाता है, उसमें इसका क्या स्थान है? सुश्रुत संहिता में इसे पित्तहर गण में रखा गया है। पित्तहर यानी उन औषधियों का समूह जो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, एसिडिटी, सूजन यानी पित्त दोष को शांत करती हैं। स्रोतों में यह भी लिखा है कि कुल मिलाकर 600 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों में अनार का इस्तेमाल होता है। 600 से ज्यादा दवाइयां? ये संख्या बताती है कि ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद की फार्मेसी का एक मुख्य आधार था। क्या इसका मतलब ये है कि ये लगभग हर तरह की बीमारी में किसी न किसी रूप में काम आ सकता था? काफी हद तक। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग पाचन तंत्र, अन्नवाह स्रोतस
और मल निष्कासन तंत्र पुरीशवाह स्रोत से जुड़ी समस्याओं के लिए होता है। अच्छा। 2 दवाइयां तो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है दाढ़ी मावले, जो दस्त, पेचिश और ब्लीडिंग रोकने के लिए एक हर्बल जैम की तरह है, और दूसरा वही दाढ़ी मादी घृत, जो एनीमिया से लेकर हृदय रोगों तक में काम आता है। ठीक है, तो अब इसके गुणों को और गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद किसी भी चीज को उसके स्वाद, तासीर और पाचन के बाद के असर से परखता है, जिसे रसपंचक कहते हैं। ये अनार पर कैसे लागू होता है? रसपंचक किसी भी जड़ी बूटी का एक तरह से बायो प्रोफाइल समझने का तरीका है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है रस, यानी स्वाद। अनार में एक नहीं बल्कि 3 रस प्रमुख हैं: मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा और कषाय, कसैला। ये कॉम्बिनेशन ही इसे खास बनाता है। दूसरा है वीर्य, यानी इसकी तासीर, कि ये गर्म है या ठंडा। इसकी तासीर शीत, ठंडी है। शीत। जी, इसीलिए यह पित्त की समस्याओं जैसे शरीर में जलन, एसिडिटी या नाक से खून बहने में तुरंत आराम देता है। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है। और तीसरा है विपाक, यानी पाचन के बाद शरीर पर इसका क्या असर होता है? पाचन के बाद इसका प्रभाव मधुर, मीठा होता है। अच्छा। इसका मतलब यह शरीर को पोषण देता है, जिसे धातु पुष्टि कहते हैं। यह शरीर को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं करता। अब आते हैं इसके गुण, यानी इसकी क्वालिटीज पर। यह लघु यानी हल्का और स्निग्ध यानी चिकना है, इसलिए पचने में आसान है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है ग्राही। ग्राही? इसका क्या मतलब है? ग्राही का मतलब है जो पकड़ ले, या इसे ऐसे समझिए कि जो बहती हुई चीज को रोक दे। अच्छा। जैसे दस्त में ये आंतों के अतिरिक्त तरल को सोखकर मल को बांधता है, या कहीं रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे रोकने में मदद करता है। ये इसका एक बहुत बड़ा एक्शन है। एक मिनट, यही मुझे कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। आपने कहा कि इसका गुण ग्राही है, यानी ये बहती चीजों को रोकता है, जैसे खून का बहना। जी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि इसे एनीमिया यानी खून की कमी के लिए दाढ़ेमाध्य घृत में भी इस्तेमाल करते हैं। जी। ये तो बिल्कुल उल्टा काम हुआ। एक ही चीज खून को रोक भी रही है और बना भी रही है। ये कैसे संभव है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और आयुर्वेद की सुंदरता इसी विरोधाभास में छिपी है। आधुनिक विज्ञान के लिए यह एक पहेली हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए एक खास शब्द है। इसे ही हम उस औषधि का प्रभाव कहते हैं। प्रभाव? ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई जादू है। इसका मतलब है कि औषधि का एक ऐसा खास काम है, एक यूनिक इंटेलिजेंस है, जो सिर्फ उसके स्वाद या तासीर के आधार पर पूरी तरह से नहीं समझाई जा सकती। ये उसका विशेष कर्म है, जिसे तर्क की सीमाओं से परे माना गया है। अचिंत्य कर्म। जी, अचिंत्य कर्मों भी कहते हैं, यानी ऐसा एक्शन जिसके बारे में सोचा न जा सके। तो अनार का प्रभाव यही है कि वो एक ही समय पर 2 उल्टे काम कर सकता है। हाँ, और इसी को हम हिमोस्टैटिक हेमेटेनिक पैराडॉक्स कहते हैं। एक तरफ अपने कषाय रस और ग्राही गुण के कारण ये रक्तस्राव को रोकता है, हिमोस्टैटिक, लेकिन उसी समय अपने मधुर विपाक और पोषक गुणों के कारण ये रक्त धातु का पोषण करके खून को बनाता भी है, हेमेटेनिक। ये तो कमाल है। मतलब अगर किसी को अनीमिया भी हो और साथ में किसी तरह की ब्लीडिंग भी हो रही हो, तो ये दोनों समस्याओं पर एक साथ काम करेगा। कोई सामान्य दवा तो या खून रोकेगी या खून बनाएगी। बिल्कुल सही, यही दाड़िम का प्रभाव है। ये रक्त को शुद्ध भी करता है और उसका पोषण भी करता है। ये पाचन तंत्र में भी ऐसा ही संतुलन बनाता है। ऊपर की गति जैसे एसिड रिफ्लेक्स और नीचे की गति यानी मल त्याग, दोनों को नियंत्रित करता है। ये शरीर की अपनी बुद्धि को जगाता है कि कहाँ क्या करना है। तो हमने देवी देवताओं की कहानियों से शुरुआत की, जहां इसे जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना गया, और अब हम आयुर्वेदिक औषध विज्ञान की उस गहराई तक पहुंचे हैं जहां ये एक ही समय में जीवन को बहने से रोकता भी है और जीवन को बनाता भी है। ये समझना अद्भुत है। और सबसे सुंदर बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इन गुणों की पुष्टि कर रहा है। अनार में जो पॉलीफेनॉल्स और एलाजिटिनेंस जैसे तत्व पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करने पर वही एंटी इन्फ्लेमेटरी, कार्डियो प्रोटेक्टिव और खून बढ़ाने वाले गुण सामने आ रहे हैं, जिन्हें हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले केवल अनुभव और अवलोकन से जान लिया था। वे जानते थे कि ये हृदय की रक्षा करता है, सूजन कम करता है और खून बढ़ाता है। आज विज्ञान भी वही कह रहा है, बस भाषा अलग है। ये सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही साधारण चीजें होंगी, हमारी रसोई में, हमारे बगीचों में, जिनमें ऐसे ही गहरे चिकित्सीय रहस्य छिपे होंगे, जो बस इस प्राचीन दृष्टि से समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।